आज जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ओके, तो सबसे पहली बात कि इसका बिजनेस समझते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया है। सबसे पहले मैं एक ब्रीफ दे देता हूं कुछ लाइंस में। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो है उसको हम पूरे सेशन में एसटीएल टेक से बताएंगे, बोलेंगे। तो एसटीएल टेक जो है ग्लोबल डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रा कंपनी है। उससे पहले ब्रीफली एक लाइन में बता देता हूं कि कंपनी का जो लाइफ लाइन है, कंपनी जिंदा कौन सी प्रोडक्ट की वजह से है? ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ऑप्टिकल फाइबर बनाता है। ऑप्टिकल फाइबर का मेन यूज होता है डेटा को ट्रांसमिट करना। इंटरनेट का मेन जो ट्रांसमिशन होता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन जो हाई स्पीड विदाउट डेटा लॉस और सबसे तेजी से, मतलब जितने भी अभी मीडिया अवेलेबल है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्टेस्ट माने जाते हैं। तो अगर स्टरलाइट ऑप्टिकल फाइबर बनाता है तो उसके सबसे बड़े कस्टमर्स होंगे टेलीकॉम ऑपरेटर, जो हमें इंटरनेट हमारे घर तक पहुंचाते, या तो हमें जहां पर भी चाहिए वहां पर डेटा ट्रांसमिट करके देता है। और सेकंड बड़े इनके बायर्स होंगे इनकी प्रोडक्ट के, जो वो है डेटा सेंटर्स। तो ये दो इसके मेन कस्टमर्स है, दो मेन इसके बायर्स है। मेन सबसे बड़ा बायर टेलीकॉम ऑपरेटर ही है। वो टेलीकॉम ऑपरेटर हो सकता है कि कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, वो कोई भी कंट्री की एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है। मैं स्टरलाइट की बात करूं तो स्टरलाइट को इंडिया के प्राइवेट कंपनी से भी ऑर्डर मिलते हैं और अपने गवर्नमेंट के थ्रू भी ऑर्डर्स मिलते हैं फाइबर ऑप्टिक के। ये इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है एंड टू एंड ऑप्टिकल मैन्युफैक्चर में, ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर में। और प्लेयर्स भी है, पर इसका जो कैपेसिटी है उसके वाइज ये सबसे बड़ा प्लेयर है। ग्लोबल मार्केट में अगर मैं चाइना को निकाल के, एक्सक्लूडिंग चाइना, अगर मैं चाइना को निकाल के अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो कंपनी के पास करीबन 8% मार्केट शेयर। 8% मतलब बहुत अच्छी बात है। मतलब कहता ना कि ये सामान्य बात नहीं है, सिंपल बात नहीं है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि कंपनी को कई साल लग जाते हैं कि ये एक अचीवमेंट हासिल करने के लिए। राइट, 30 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के मैनेजमेंट के पास, कंपनी के पास, और उसके चलते ही करीबन 8% मार्केट शेयर आज कंपनी ने अचीव किया हुआ है। 780 से ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर्ड है। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के दो मेन बिजनेस सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट जो है कंपनी का वो है ऑप्टिकल नेटवर्क बिजनेस। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर। एक और क्वेश्चन, यहाँ पर दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, दो टर्म्स मैंने लिखी है। पहला है ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा है फाइबर केबल। दोनों के बीच का डिफरेंस, ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर केबल। चलो मैं बताता हूं आपको। स्क्रीन पर आपको गूगल सर्च दिखाई दे रहा है। गूगल सर्च में ये एक इमेज को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो इमेज है, ग्लास के बहुत पतले पतले केबल्स है, ट्यूब्स है, और उसके एंड में आपको लाइट का एक पार्ट दिख रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, मैं एक और इमेज दिखाना चाहूंगा। देखो ये रहा, ये बहुत ही पतले पतले ग्लास की ट्यूब्स हैं और उसके एंड में आपको लाइट दिख रही है। तो आपके और मेरे घर में अगर फाइबर लगा है और जिसके थ्रू इंटरनेट आता है तो ये इसके थ्रू आता है। हमने हमारे घर पे जब इंस्टॉलेशन वाला बंदा आएगा तो वो क्या इंस्टॉल करेगा? ये केबल इंस्टॉल करेगा। पर ये केबल के अंदर क्या होता है? केबल के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है। ये लेयर्स उसको प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? जो सबसे अंदर है। सबसे अंदर क्या है? इस तरीके की ग्लास की ट्यूब्स हैं। ये बहुत ही पतली ट्यूब्स होती है, अपने जो सिर के बाल होते हैं उससे भी ज्यादा पतली ट्यूब्स होती है, और उसके अंदर से डेटा पास होता है, ट्रांसमिट होता है। इसमें इतना अच्छा मीडियम है डेटा को ट्रांसमिट करने का कि इसमें बहुत हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है। किसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है? लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये जो अंदर का पार्ट है ग्लास का, वो है ऑप्टिकल फाइबर, और ये बाहर का जो भी लेयर है वो केबल है। केबल का क्या काम करता है? केबल इसको प्रोटेक्ट करता है। आइए देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत पतला ग्लास ट्यूब होता है। इसके अंदर लाइट के थ्रू डेटा ट्रैवल करता है। जैसे इंटरनेट का डेटा हो गया, फाइबर के थ्रू लाइट सिग्नल में ट्रैवल करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर्स को एक प्रोटेक्टिव कवर में पैक किया जाता है। तो जो बाहर का प्रोटेक्टिव कवर है, जो कंप्लीट वो जो चीज बन जाएगी, वो फाइबर केबल हो जाएगा। तो फाइबर केबल के अंदर बनाने के लिए उसके मटेरियल्स अलग होंगे। अंदर का जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बनाने के लिए उसके मटेरियल अलग होंगे, क्योंकि इसकी जहां जहां भी जरूरत होती है ना, वहां पर इतने सेंसिटिव इसका काम है कि ये कहीं से भी ब्रेक हो गया। अंदर की जो चीज होती है वो ग्लास का बहुत पतला केबल है, बहुत पतला फाइबर है ये। तो अगर ये ब्रेक हो गया कहीं कैसे भी, तो पूरा लाइन डिसरप्ट हो जाएगा, अपना पूरा कनेक्शन डिसरप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि उसके बाहर बहुत सारे लेयर्स लगते हैं ताकि अंदर की चीजों को प्रोटेक्शन मिलता जाए। ये जो बाहर का चीज है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर का केबल होता है, अंदर का जो चीज है वो ऑप्टिकल फाइबर।
सेकेंड क्वेश्चन है स्टरलाइट का रेवेन्यू मिक्स क्या है। नॉर्थ अमेरिका का जो मार्केट शेयर है वो अच्छा खासा है, 25% मार्केट शेयर लास्ट ईयर था मार्च 2025 के टाइम, और यूरोप का कंट्रीब्यूशन करीबन 40% है। तो आप ये दोनों का टोटल करो तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट बचता है 20-24% के आसपास, उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें चाइना भी आ गया, उसमें बाकी के कंट्रीज भी आ गए, इनफैक्ट इंडिया भी उसमें ही आ गया, राइट। स्पेसिफिक इंडिया का कितना है वो नंबर्स मुझे कोई क्रेडिबल सोर्स से मिले नहीं, पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी का 20-25% के आसपास है। पर यहाँ पर कुछ चीजें जो देखने की बात है कि कंपनी सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, यूरोप और अमेरिका पे। तो कल जाके अमेरिका में कुछ भी हुआ, मतलब जैसे ये जनवरी का डेटा है, जनवरी के बाद मेनली चीजें अप्लाई हुई है, चीजें थोड़ी चेंज हुई है, टेरिफ का इम्पैक्ट और सब चीजें दिखना चालू हुई है, तो उसके चलते ये चीजों में क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम में पता चलेगा। दूसरी बात कि यूरोप से एक मेजर पोर्शन आ रहा है, राइट। तो जब यूरोप के साथ हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, यूएस के साथ एक डील, एक बात हुई है, अभी कोई फॉर्मलाइज्ड उसकी कंडीशंस आई नहीं है डील की, पर कंपनी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट। तो ये एक ऐसी कंपनी नहीं है जो डोमेस्टिक ओवर डिपेंडेंट हो, और ऐसा कि मतलब ग्लोबली कुछ भी चल रहा है पर डोमेस्टिक शांत है तो ये कंपनी के रेवेन्यूज आते रहेंगे, इसके साथ ऐसा नहीं होगा। यूरोप के साथ कैसे रिलेशंस है, यूरोप के अंदर कैसी शांति बनी हुई है, यूरोप के अंदर डेटा सेंटर्स का कैसा ग्रोथ चल रहा है, उसके ऊपर कंपनी का पूरी चीज डिपेंडेंट है। सेम नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका क्यों आगे जाके देखें, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स है, डेटा सेंटर्स के लिए, और डेटा सेंटर्स के जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स है, अमेजोन और गूगल हो गया, वो सबके मेन हेडक्वार्टर्स और मेन डेटा सेंटर्स नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में इनके मेन क्लाइंट्स भी डेटा सेंटर वाले क्लाइंट्स हैं, नो डाउट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, पर डेटा सेंटर्स वाले बहुत सारे क्लाइंट्स वहां के हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में उनका शेयर बढ़ने का रीजन भी ये था कि पिछले कुछ टाइम में जो डेटा सेंटर्स का डेवलपमेंट बढ़ा है, उसके चलते वहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ी है। आगे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि फ्यूचर में कंपनी के लिए कौन सी चीज डिमांड ड्राइवर्स बनेगी। सबसे पहला पॉइंट है फाइबर टू द एक्स, मतलब फाइबर टू द एक्स की जगह पर आप एच लगा दो तो होम आ जाएगा, मतलब हमारे घर पे जो इंटरनेट पहुंचता है फाइबर के थ्रू तो वो FTTH हो जाएगा। फाइबर टू द एक्स मतलब जहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट पहुंचता है, घर पे पहुंचता है, कमर्शियल जगहों पर पहुंचता है, ऑफिस में हो गया, तो उसको FTTX बोलते हैं, राइट। कंपनी के लिए तीन सबसे बड़े डिमांड ड्राइवर होंगे आने वाले सालों में। तीन ड्राइवर्स है, डिमांड ड्राइवर्स है, तीनों के पहले टाइटल देख लेते हैं। सबसे पहला ड्राइवर है FTTX, जो मैंने बताया, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट। दूसरा ड्राइवर है डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर्स के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। और तीसरा ड्राइवर है 5G। ओके, सबसे पहले ड्राइवर की बात करते हैं FTTX। FTTX का मतलब क्या होता है कि फाइबर इंटरनेट को एंड यूजर तक ले जाना। तो ग्लोबल फाइबर डिप्लॉयमेंट, इंटरनेट हमारे घर पे अगर आपको याद हो तो दो तरीके से आता है, वो विदाउट ऑप्टिकल फाइबर भी आता है कि जहां पर एक तरीके का छोटा सा सैटेलाइट्स अरेंज करते हैं हमारे एरिया में या आपके टेरेस पर, और वहां उसके थ्रू इंटरनेट आता है। दूसरा होता है कि जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर प्रॉपरली इंस्टॉल करता है आपका टेलीकॉम ऑपरेटर, और उसके थ्रू आपके सोसाइटी तक, आपके एरिया तक इंटरनेट आता है। तो जो ग्लोबली फाइबर डिप्लॉयमेंट है इंटरनेट के लिए, वो फिलहाल कितना है, 151 मिलियन किलोमीटर्स का है। ये मिलियन है किलोमीटर्स का, इतना ग्लोबल, इतने ऑप्टिकल फाइबर्स जमीन के अंदर या तो जमीन के बाहर भी पर इंटरनेट के पर्पज से इंस्टॉल्ड है आज की डेट में, 151 मिलियन किलोमीटर्स। 2030 तक, मतलब करीबन आप समझ लो 4 साल के बाद 170 मिलियन मीटर्स, किलोमीटर्स हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर भी एक ग्रोथ नजर आ रहा है। दूसरी बात है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 2025 का डेटा है ये, 2025 में 41 मिलियन एफ किलोमीटर, मतलब फाइबर किलोमीटर, उतने किलोमीटर की डिमांड 2025 में थी। ये 2030 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी, 67 मिलियन फाइबर किलोमीटर की हो जाएगी। यूएस में अभी 100 मिलियन से ज्यादा घर जो है वो फाइबर का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ही ऐसा देश है कि जहां पर आज गांव गांव में या तो छोटे रीजियंस में, छोटे शहरों में इंटरनेट अभी तक, फाइबर इंटरनेट अभी तक नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं है। यूएस में भी करीबन 100 मिलियन से ज्यादा घर है जो अभी तक वेट कर रहे हैं, जहां पर यूएस गवर्नमेंट अभी नए प्रोजेक्ट्स ला रही है कि वहां तक ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाया जा सके। तो एक बहुत ही बड़ी डिमांड अनटेप्ड है, बाकी है, जिसको कंपनी भी टारगेट कर सकती है और धीरे धीरे गवर्नमेंट भी टारगेट करेगी। गवर्नमेंट जैसे टारगेट करेगी यूएस की गवर्नमेंट, ऐसे ही नए नए ऑर्डर्स बाहर आएंगे। जैसे ऑर्डर्स बाहर आएंगे तो स्टरलाइट और उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। यहाँ पर यूएस के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए करा गया क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही थी। दूसरी बात है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के टेलीकॉम ऑपरेटर्स जितने भी है उन्होंने 2024 में करीबन 1,63,000 करोड़ का कैपेक्स किया था।
करीबन 1,63,000 का, वो 2025 में उन्होंने बढ़ाकर कितना कैपेक्स कर दिया, 1,83,000 का। मतलब एक साल में करीबन 20,000 करोड़ का कैपेक्स हुआ था। कैपेक्स का मतलब क्या कि उतना ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए। और ये जो भी स्पेंडिंग था वो ज्यादातर करके कहां पर करा गया, 5G रोल आउट और फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कैपेक्स हुआ है। जितना ज्यादा कैपेक्स होगा उतना ही ज्यादा फाइबर की डिमांड होगी, तो ये कोरिलेशन में है। सेकेंड डिमांड ड्राइवर है डेटा सेंटर्स, राइट। डेटा सेंटर्स जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग डिमांड ड्राइवर है स्टरलाइट के लिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग जितने भी ड्राइवर्स है उसमें। नॉर्थ अमेरिका में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी डेटा सेंटर की 2025 में करीबन 60,000 मेगावाट की है। डेटा सेंटर की कैपेसिटी एनर्जी में नापी जाती है कि कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, राइट। तो मेगावाट में नापी जाती है। तो 2025 में जब ये मेजरमेंट हुआ था, नॉर्थ अमेरिका 60,000 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था। और आई थिंक पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कैपेसिटी कहीं पर कोई भी एक रीजन में हो तो नॉर्थ अमेरिका में। 2030 तक ये बढ़कर करीबन 114, मतलब 114,000, 114,000 मेगावाट हो जाएगी 2030 तक, मतलब 60 से 114। ओके, तो इतना अच्छा खासा ग्रोथ हमें 4 साल में देखने को मिलेगा। ग्लोबल डेटा सेंटर का जो मार्केट है 2025 में करीबन 12 लाख करोड़ रुपए का था। 2025 में लाख करोड़ में बात करें ताकि आप नंबर्स के साथ कनेक्ट कर पाओ, आप स्केल समझ पाओ। 2030 तक ये 12 का 20 हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा जंप यहाँ पर 4 साल बाद आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी कोई एक डेटा सेंटर बनता है तो डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर? पहले तो सॉफ्टवेयर का खर्चा होता है, हार्डवेयर का खर्चा होता है, आपको सर्वर्स लाने पड़ेंगे, आपको प्रोसेसर्स लाने पड़ेंगे, आपको अंदर का जो इंफ्रा बिल्ड करना पड़ेगा, जहां पर आप रैक्स बिल्ड करोगे, जिसके अंदर सर्वर्स रखोगे, जिसके अंदर कूलिंग के लिए सॉल्यूशंस होंगे, जिसको आपको नॉन स्टॉप 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो जनरेटर्स आपने रखे होंगे। तो ये जो कंप्लीट कॉस्टिंग होता है एक डेटा सेंटर का, उसका करीबन 1 to 3% डिपेंडिंग अपॉन कि वो डेटा सेंटर कौन सा टास्क करने वाला है, कौन से डेटा को प्रोसेस करने वाला है, करीबन 1 से 3% जितना खर्चा जो होता है ना, वो फाइबर केबल्स का लगता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी 1.5 गीगावाट अभी करीबन है। वहां से 2030 तक 8 से 10 गीगावाट होने वाली है। मतलब आप करीबन समझो 1.5 से 8-10 तक पहुंच जाएंगे। कितना बड़ा जंप होने वाला है करीबन 4 साल में। 1 मेगावाट डेटा सेंटर अगर आप एस्टेब्लिश करते हो तो उसमें करीबन 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का फाइबर का कॉस्टिंग जाता है। 1 मेगावाट के लिए करीबन आधा करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक का फाइबर का कॉस्टिंग जाता है। इस हिसाब से आने वाले सालों में जितने गीगावाट का डेटा सेंटर इंडिया में लगने वाला है, उसमें करीबन कितने करोड़ों के फाइबर की डिमांड आएगी, वो नंबर्स जब मैंने निकाला इंटरनेट के कुछ डेटा की हेल्प से, तो करीबन 3,000 से 12,000 करोड़ की डायरेक्ट फाइबर डिमांड के नंबर्स पता लगे थे आने वाले कुछ सालों में। और इसमें अगर मैं कुछ वो चीजें ऐड कर दूं, इसमें क्या चीजें ऐड हुई थी? मेनली डेटा सेंटर के अंदर लगने वाले केबल्स, राइट। डेटा सेंटर को अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करो तो डेटा सेंटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा, तो उसके लिए केबल्स लगेंगे। तो जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन बहुत दूर के डिस्टेंस का भी कनेक्शन होता है। कनेक्शन हो सकता है कि एक बिल्डिंग के अंदर का ही कनेक्शन, एक बिल्डिंग के अंदर ही बहुत सारे फाइबर ऑप्टिक्स लगाए हैं और वहीं पर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। हो सकता है कि वो कनेक्शन एक शहर के 2 अलग अलग पॉइंट के बीच का हो, और हो सकता है कि वो कनेक्शन 2 अलग अलग देश के बीच का हो, जिसमें हो सकता है कि ये जो फाइबर ऑप्टिक के बड़े बड़े केबल्स हैं, बहुत ही हेवी केबल्स हैं, वो समंदर के नीचे से बहुत गहराइयों में वो वहां से नेटवर्किंग करा गया है और वहां से वो दूसरे देश जाते हैं। तो ये नेटवर्किंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आजकल अगर आप न्यूज सुन रहे हो तो जो भी ईरान वाला वॉर चल रहा था उसमें ऐसी भी बातें आ रही थी कि इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केबल लाइन है जिसके थ्रू इंडिया के साइड इंटरनेट आता है, वो अंडर सी केबल लाइंस है। तो अंडर सी केबल लाइंस बहुत सारी वो रीजन से पास हो रही थी और वहां पर ऐसी अफवाहें थी, ऐसे न्यूज आए थे कि उसको अगर डैमेज हुआ कोई भी चीज की वजह से तो हो सकता है कि इंटरनेट पूरा डिसरप्ट हो जाए, राइट। तो यहाँ पर वापस पॉइंट पे आते हैं कि इन जनरल जितने भी फाइबर ऑप्टिक पूरे डेटा सेंटर के रेट चीजों में लगने वाले आने वाले सालों में करीबन 20,000 करोड़ तक का डिमांड आ सकता है आने वाले सालों में। इंडिया की बात है ये, और इंडिया में ये नंबर 1 प्लेयर है।
अभी उसके बाद एक सेकेंड चीज पे जाते हैं, थर्ड डिमांड ड्राइवर। ओके, उससे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। उससे पहले का पॉइंट है एआई डेटा सेंटर्स। एआई डेटा सेंटर्स मतलब क्या? नॉर्मल डेटा सेंटर की जहां पर नॉर्मल डेटा स्टोर्ड है, नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रहा है, कि जहां पर एआई का काम उतना नहीं है, तो वहां पर क्या होगा कि नॉर्मल फाइबर का यूज चल जाएगा। पर जितने भी डेटा सेंटर्स ऐसे जो हालांकि नए जितने भी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं फिलहाल, वो एआई बेस्ड डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, कि जहां पर एआई की प्रोसेसेस होती है, तो वहां पर जो ऑप्टिकल फाइबर चाहिए वो स्पेशल क्वालिटी का भी चाहिए। वहां पर जो ऑप्टिकल फाइबर चाहिए उसका यूज भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। तो कोई भी एआई डेटा सेंटर में जो फाइबर यूज होगा वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के मुकाबले 36 टाइम्स ज्यादा फाइबर यूज होगा और स्पेशल तरीके का फाइबर यूज होगा। तो जितने एआई वाले डेटा सेंटर्स आने वाले टाइम में बनेंगे उतने ही ज्यादा डिमांड आएगी, और आने वाले टाइम में एआई का यूज बढ़ता ही जा रहा है। बहुत स्वाभाविक बात है कि डेटा सेंटर्स एआई बेस्ड ज्यादा बने। वहां पर 70% हायर फाइबर डेंसिटी होती है। मान लो कि एक केबल के अंदर कितने फाइबर्स हैं, तो उसकी जो डेंसिटी नॉर्मल डेटा सेंटर्स में जिस तरीके के फाइबर यूज होते हैं उसमें कम डेंसिटी होगी। यहाँ पर ज्यादा फाइबर्स यूज होंगे, ज्यादा फाइबर यूज होंगे, तो स्पेशल तरीके का फाइबर बनाना पड़ेगा। ये फाइबर में मार्जिन ज्यादा होंगे, यहाँ पर यूसेज ज्यादा होगा, तो जितना यूसेज ज्यादा होगा उतना ही वहां पर रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। दूसरी एक बात है कि डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन, मतलब एक डेटा सेंटर को दूसरे डेटा सेंटर के साथ कनेक्ट करना, डेटा सेंटर को अपने मेन हब नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना, कि जहां पर डेटा की जरूरत हो रही है, कोई भी आईटी कंपनी का मेन हब हो, राइट। तो ये जो कनेक्शन वाली बात है वो 2030 तक, मतलब करीबन 4 साल बाद अभी जो है उसे डबल हो जाएगी। जितनी रिक्वायरमेंट अभी है तो डबल हो जाएगी। उसका मतलब कि कनेक्शन के लिए भी उतने ही ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत पड़ेगी, और लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर की डिमांड और भी इंक्रीज होगी। हो सकता है कि दिल्ली में कोई कंपनी का हेडक्वार्टर है पर उसका डेटा सेंटर हो सकता है कि मुंबई में है, तो मुंबई से दिल्ली रूट के थ्रू अंडर सी हो गया है। कोई भी रूट के थ्रू हो सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर से पूरा कनेक्शन बिठाया हो, तो उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर की डिमांड भी इंक्रीज होगी डेटा सेंटर्स इंटरकनेक्शन के लिए। करंटली स्टरलाइट का करीबन 20% रेवेन्यू जो है, पूरी कंपनी का करीबन 20% रेवेन्यू जो है वो डेटा सेंटर सेगमेंट से आता है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत सिग्निफिकेंट स्टेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो 2027-28 आप 1-2 साल समझ लो, मीडियम टर्म, कोई टाइम फिक्स नहीं किया है, करीबन 30% का नंबर हो जाएगा। 30% रेवेन्यू करीबन आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा कि डेटा सेंटर से आ रहा है। मतलब यहाँ पर कंपनी ये बताना चाह रही है कि एवरी क्वार्टर आपको थोड़ा थोड़ा नए नए ऑर्डर्स डेटा सेंटर बेस्ड देखने को मिल जाएंगे और एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। अभी एक थर्ड डिमांड ड्राइवर है कंपनी के लिए, वो है 5G। 5G करीबन 2022 में, अगर ग्लोबल लेवल की बात करें, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले की बात है करीबन, तो 5G के ऑपरेटर्स जो थे वो 500 थे, करीबन 509 थे। 2025 में 633 हो गए। उसका मतलब कि जितने भी ग्लोबल लेवल पर जितने भी प्लेयर्स हैं, ग्लोबल लेवल पर जितने भी कंट्रीज है, उसके अंदर जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है जो 5G एस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इंक्लूड हो रहे हैं। मतलब धीरे धीरे नए प्लेयर्स से डिमांड आ रही है, तो वो सब डिमांड कहां पर स्प्रेड होगी? ऑर्डर्स में स्टरलाइट जैसे प्लेयर्स के पास स्प्रेड होगी। कंटिन्यूअसली नए टेलीकॉम प्लेयर्स जो 5G रोल आउट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। 2030 तक टोटल मोबाइल डेटा का अप्रोक्स 80% ट्रैफिक जो है 5G पर होगा। अभी 4G पर ज्यादा ट्रैफिक है। 2030 तक 4 साल बाद करीबन 80% ट्रैफिक जो है 5G पर होगा। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से नेटवर्क भी चाहिए 5G का, तो उतनी ही ज्यादा डिमांड आएगी फाइबर ऑप्टिक की। 2024 में सिर्फ 38% मोबाइल टावर्स जो थे वो फाइबर के साथ कनेक्टेड थे। 2029 तक ये नंबर बढ़ के 63 हो जाएगा। तो 2024 से 29, 5 साल में, मतलब अभी हम 2026 में खड़े, अगर 3 साल के बाद भी ये नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा, मतलब और भी ज्यादा डिमांड आएगी, राइट। 5G रोल आउट करने के लिए हर टावर को फाइबर से कनेक्ट करना पड़ता है। जितनी ज्यादा 5G की ग्रोथ होगी उतनी ही ज्यादा फाइबर की डिमांड आएगी। तो ये 3 जो थे सबसे बड़े मेन ग्रोथ ड्राइवर थे, जो आने वाले टाइम में कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं। उसके अलावा कंपनी का एक और बिजनेस है डिजिटल टेक्नोलॉजी बिजनेस। डिजिटल टेक बिजनेस क्या है कि ये एक तरीके का आईटी सर्विस बिजनेस है, जिसके अंदर कंपनी सर्विसिंग का काम करती है। यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। जैसे कंपनी क्लाइंट को अगर एआई से जुड़े हुए कोई सोल्यूशन की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करेगी, डेटा एनालिटिक्स की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करेगी, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, क्लाउड से जुड़ी हुई कोई चीजों की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करेगी। एक टाइप का आईटी कंपनी का जो काम होता है ना, थोड़ा बहुत
वो स्टरलाइट का एक और बिजनेस सेगमेंट कर रहा है, क्योंकि उनके जो भी क्लाइंट्स होंगे उनको एआई की जरूरत पड़ेगी, एआई के लिए फाइबर की जरूरत पड़ेगी। तो साथ ही साथ में उनके बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होंगे कि जिनको सॉफ्टवेयर साइड या सर्विस साइड भी रिक्वायरमेंट हो, तो वो जो काम है इसका डिजिटल टेक बिजनेस के नाम से एक वर्टिकल वो लोग चला रहे हैं। इसमें टेलीकॉम, हेल्थ केयर, वो सब इंडस्ट्री को ये लोग कैटर करते हैं। अभी बहुत ज्यादा कस्टमर्स है नहीं, ये बहुत इनिशियल स्टेज पर है। करीबन 34 कस्टमर्स है कंपनी के पास, 276 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और रिसेंटली यूएस के एक बहुत बड़े हेल्थ केयर क्लाइंट की एक डील इनको मिली है, राइट। अगर मैं आपको इसके रिजल्ट्स में जाके, अगर मैं प्रोडक्ट सेगमेंट में जाऊं, प्रोडक्ट सेगमेंट में जाके अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊं, तो टोटल रेवेन्यू इसका दिसंबर क्वार्टर का कितना था, 1200 करोड़ था। तो वो 1200 करोड़ में से अगर मैं प्रोडक्ट सेगमेंट पर क्लिक करूं, तो 1200 करोड़ में से करीबन 1100 करोड़ जो है वो ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस से आए थे। ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस मतलब फाइबर ऑप्टिक बनाना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट बिजनेस से। और करीबन 86 करोड़ का रेवेन्यू, 1200 करोड़ में से सिर्फ 86 करोड़ वो डिजिटल टेक बिजनेस से आए। मतलब डिजिटल टेक बिजनेस बहुत ही छोटा पार्ट है, साइड बाय साइड चल रहा है, धीरे धीरे ग्रो करने की इन लोगों की ख्वाहिश है, वो करते रहेंगे धीरे धीरे ग्रो। पर इसका मेन, जिस चीज पे मैं मेनली फोकस करना है वो है फाइबर ऑप्टिक वाला बिजनेस। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऑर्डर बुक कैसा है, ऑर्डर बुक कितना है। ओपन ऑर्डर बुक जो है कंपनी का करीबन 5300 करोड़ का ओपन ऑर्डर बुक है। उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जितना हम रीड करते जाएंगे उतना हमें पता चलेगा कि आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसे हमें दिख रही है। करीबन 5300 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है उसमें से करीबन 1000 करोड़ का, 988 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो नेक्स्ट क्वार्टर में ही एग्जीक्यूट होने वाला है। मतलब Q4 FY26, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये 29 अप्रैल को, नेक्स्ट वीक जो रिजल्ट आने वाला है स्टरलाइट का, उसमें ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा करीबन 5300 करोड़ में से। बाकी का बचा 4300 करोड़ उसके बाद वाले क्वार्टर्स में धीरे 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 करके रिफ्लेक्ट होना चालू होगा। मतलब यहां से में क्या पता चल रहा है कि 988 करोड़ का नंबर प्रमोटर ने बताया, तो 988 करोड़ का नंबर तो यहाँ पर एक मिनिमम दिख जाएगा। यहाँ पर जब मार्च का रिजल्ट आएगा तो 988 करोड़ का नंबर तो यहाँ पर दिख जाएगा। मार्च 2025 का जो नंबर था 1000 करोड़ के आसपास था, 988 करोड़ तो यहाँ पर प्रमोटर ने बताया है। और कुछ नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट कैसा आता है ये क्वार्टर का और ये पूरे ओवरऑल ईयर का, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए यहाँ से ये पता चलता है कि कंपनी के पास आने वाले क्वार्टर्स के लिए एक अच्छा खासा हाथ में रेवेन्यू पड़ा है। धीरे धीरे करके जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाएंगे, रेवेन्यूज आते जाएंगे, तो बुक्स में हमें दिखने लगेंगे। एक और चीज पे चलते हैं, जब हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को समझने जाते हैं ना, तो हमें ये मेन चीज समझनी होती है कि वो कौन से रॉ मटेरियल्स को फेस कर रही है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो रॉ मटेरियल का पूरा कमोडिटी साइकिल और सब चीज समझ सकते हैं। रॉ मटेरियल अगर महंगे हुए, वो प्रेशर में आए, तो प्रोडक्ट महंगी बनेगी, मार्जिन पे कैसा प्रेशर आएगा, पूरी चीज को समझते हैं। पर फटाक से पहले ये समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे है। ये जो केबल जो पूरा बनाते हैं ये लोग, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पूरा समझ लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका मेन रॉ मटेरियल है हाई प्योरिटी सिलिका। हाई प्योरिटी सिलिका वही है कि जिससे अपना सोलर पैनल वाला पार्ट बनता था, सेमीकंडक्टर्स बनते, चिप बनती है। तो हाई प्योरिटी सिलिका जो है उसका मेन रॉ मटेरियल है, जो टोटल पूरे ऑप्टिकल फाइबर का 97-99% होता है। ये क्या होता है, अल्ट्रा प्योर ग्लास होता है। हाई प्योरिटी सिलिका मतलब कुछ नहीं, अल्ट्रा प्योर ग्लास आप समझ लो, जिसमें इंप्योरिटीज ऑलमोस्ट जीरो होती है। आप कोई भी ग्लास को, जब आपके घर में कोई भी ग्लास होगा, वो ग्लास को आप देखोगे तो ग्लास में बहुत सारी इंप्योरिटी होती है। ये अल्ट्रा प्योर ग्लास होता है कि जिसके अंदर बनाने के टाइम उसको ऐसे प्रोसेस से बनाया जाता है हीट देके कि उसके अंदर इंप्योरिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। इसके अंदर ये बनाते टाइम, ये हाई प्योरिटी ग्लास बनाते टाइम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, इंप्योरिटीज को जीरो करने के लिए इसमें जर्मेनियम और फास्फोरस ऐड किया जाता है। जर्मेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मटेरियल है, रेयर अर्थ मेटल है ये। ओके, जर्मेनियम और फास्फोरस जो है वो ऐड किया जाता है, करीबन 1-3% इसमें ये ऐड होता है। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला स्टेप होता है प्री फॉर्म बनाना। मैं प्री फॉर्म का आपको एक बार फोटो दिखा देता हूं फटाक से, वहां से आपको एक आइडिया आएगा कि प्री फॉर्म दिखता कैसा है। प्री फॉर्म एक इस तरीके का ग्लास का एक सिलेंडर होता है, ये बहुत ही हाई प्योरिटी ग्लास होता है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट जीरो इंप्योरिटी, इसको प्री फॉर्म बोलते हैं। ये प्री फॉर्म कैसे बनता है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया हाई प्योरिटी सिलिका को हीट करके यहाँ से प्री फॉर्म बनाया जाता है। प्री फॉर्म जो है सबसे क्रिटिकल और हाई टेक्नोलॉजी वाला स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो भी प्री फॉर्म है ना, ये जो भी सिलिंड्रिकल ये ट्यूब है, उसको
हीट करके बहुत ही पतला किया जाता है, उससे बहुत ही पतला फाइबर खींचा जाता है, इससे बहुत ही पतला फाइबर बनाया जाता है। ये जो ट्यूब है उससे बहुत ही पतला फाइबर खींच के बनाया जाता है। देखो ये फोटो में आपको नजर आएगा, ऐसे बहुत ही पतला फाइबर मशीन से खींच के बनाया जाता है। तो क्या होता है कि मैंने जब आपको फाइबर का फोटो दिखाया, मैं दोनों फोटोस बाजू बाजू में रखता हूं, मैंने जब आपको फाइबर का इमेज दिखाया था तो फाइबर की इमेज में आपको बहुत ही पतले पतले ग्लास नजर आ रहे थे, राइट। ये बहुत ही पतले पतले ग्लास नजर आ रहे थे। ओके, ये बहुत ही पतले पतले ग्लास जो है ये इसमें से खींच के बनाए जाते हैं। ये जो ग्लास का ट्यूब है प्रीफॉर्म, उसमें से खींच के बनाया जाता है। ये जो फाइबर है जो खींच के बनाया जाएगा वो ह्यूमन हेयर से भी पतला होता है, और उसके अंदर से लाइट के थ्रू, लाइट पास हो जाएगी किसी भी चीज में से, लाइट के थ्रू डेटा कैरी किया जाता है, लाइट को एज अ मीडियम यूज किया जाता है, उसके थ्रू डेटा जो है ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर हम कहाँ पहुंच गए कि ऑप्टिकल फाइबर बन गया, फाइबर के ऊपर अभी प्रोटेक्टिव कोटिंग लगानी पड़ेगी, इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, लेयर्स लगानी पड़ेगी। तो तीसरे स्टेप में फाइबर के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई जाती है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि मल्टीपल फाइबर्स को जोड़कर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाई जाती है, क्योंकि एक एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर बनेगा, ऐसा एक एक सिंगल फाइबर बनेगा, और वो सिंगल फाइबर में से उसको एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरा केबल बनाया जाता है। तो चीजें क्या हुई, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, सिलिका स्टार्टिंग पॉइंट था, सिलिका से हम प्रीफॉर्म पे आए, प्रीफॉर्म से एक सिंगल फाइबर बना, वो फाइबर के ऊपर प्रोटेक्शन लगाकर, इंसुलेशन लगाकर, मल्टीपल फाइबर्स को एक साथ कनेक्ट कर फाइबर ऑप्टिक केबल बनाया जाता है। जो कंपनीज प्रीफॉर्म प्लस फाइबर दोनों बनाती है उसका कॉस्ट और क्वालिटी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि कोई कंपनी के पास सिर्फ फाइबर बनाने का कैपेबिलिटी है, वो प्रीफॉर्म नहीं बना सकती, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन्स नहीं है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ फाइबर बनाती है, प्रीफॉर्म कहीं और से परचेज करती है। तो कंपनी प्रीफॉर्म भी बनाती है। तो एसटीएल जो है वो कंप्लीटली एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, प्रॉपर इंटीग्रेटेड कंपनी मानी जाती है, कि उनको रॉ मटेरियल के तौर पे सिलिका परचेज करना है, जर्मेनियम परचेज करना है और फॉस्फरस परचेज करना है। सिलिका की तादाद जो है वो उतनी भी कम नहीं है, रेयर अर्थ में नहीं आता है सिलिका। जर्मेनियम जो है वो रेयर अर्थ में आता है। 2022-23 के बाद सबसे पहली बात की पूरी दुनिया में रेयर अर्थ सबसे ज्यादा बनाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करते हैं, चाइना करता है सबसे ज्यादा, कंट्रोल सबसे ज्यादा चाइना का है, जितने भी रेयर अर्थ मटीरियल्स है, राइट। उसके तो जर्मेनियम भी ऐसा है कि चाइना उसके ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। उसके अलावा चाइना के अलावा कुछ बहुत ही कम कंट्रीज है कि जो जर्मेनियम सप्लाई करते हैं, राइट। तो 2022-23 के बाद चाइना ने क्या किया था, सबको प्रेशर में लाने के लिए, स्पेशली यूएस को और बाकी के कंट्रीज को भी प्रेशर में लाने के लिए जर्मेनियम का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना फाइबर बनने का, अगर जर्मेनियम नहीं हुआ तो ये नहीं बन पाएगा। तो जर्मेनियम किसी भी हालत पर चाहिए, कोई भी फाइबर ऑप्टिक बनाने वाली दुनिया की कोई भी कंपनी को जर्मेनियम चाहिए। वो जर्मेनियम चाइना से ले या किसी और देश से ले, चाइना मेन सप्लाई करता है, और दुनिया की सबसे ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाले ज्यादा प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स यूएस में है। तो चाइना का एक और टारगेट ये भी था कि यूएस में बैठे प्लेयर्स जो है उसको चाइना का मटेरियल ना मिले, क्योंकि दो देश के बीच की राइवलरी होती है। तो उसके चलते जर्मेनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अभी सिर्फ माइंड में रखो, आगे जाके इसके ऊपर और डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर ऐसे बनता है, आपको किसके ऊपर ध्यान रखना है कि प्रीफॉर्म जो होता है, प्रीफॉर्म का अभी प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, जर्मेनियम का कभी कैसा सिनारियो चल रहा है, जर्मेनियम इजीली मिल रहा है कंपनी को या प्रेशर चल रहा है। क्योंकि अगर जर्मेनियम के ऊपर प्रेशर आया या प्रीफॉर्म के ऊपर प्रेशर आया किसी भी तरह, क्योंकि प्रीफॉर्म के ऊपर प्रेशर कब आएगा, जब जर्मेनियम के ऊपर प्रेशर आएगा। जर्मेनियम ठीक से नहीं मिला, जर्मेनियम महंगा मिला, तो प्रीफॉर्म मतलब क्या, प्रीफॉर्म मतलब ये, तो ये जो ट्यूब बनेगी ये महंगी बनेगी। अगर ये महंगी बनेगी, यहाँ पर कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, तो इससे बनने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल महंगा बनेगा, सॉरी फाइबर महंगा बनेगा, फाइबर महंगा बना तो फाइबर ऑप्टिक केबल महंगा बनेगा। तो पूरी चेन है। तो हमें किस पे ऊपर ध्यान देना है जब हम इस ये कंपनीज को समझ रहे हैं, हमें जर्मेनियम के ऊपर खास ध्यान देना है। फाइबर ऑप्टिक के रिलेटेड मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, तो मुझे एक चार्ट मिला, एक ग्राफ मिला। एक ग्राफ है प्रीफॉर्म का प्राइस ट्रेंड है, प्रीफॉर्म का प्राइस ट्रेंड है, प्रीफॉर्म का प्राइस ट्रेंड चाइनीज युआन में है, CNY, क्योंकि जर्मेनियम जो है वो मेनली चाइना करता है कंट्रोल, और रॉ मटेरियल वाइज भी बहुत ज्यादा डिमांड है फाइबर ऑप्टिक की चाइना में। तो ये ग्राफ युआन में बात करी गई है। ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आएगी। अक्टूबर 2024 से पहले का ग्राफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर अक्टूबर 2024 से लगातार एक साल करीबन अक्टूबर 2025 नवंबर 2025 ये एकदम फ्लैट रहा है। ये कितने युआन है पर कोर किलोमीटर, इतने युआन, 10 युआन का प्राइस जो है अप्रोक्स करीबन एक साल तक स्टेडी रहा था। पर उसके बाद ये जंप देखो, एक किसका प्राइसिंग है,
प्री फॉर्म का प्राइसिंग चार्ट है। प्री फॉर्म क्या है? प्री फॉर्म ये है, अगर इसका प्राइस महंगा हो गया, फाइबर का प्राइस महंगा हो जाएगा, अगर ये महंगा हो गया तो ठीक है। तो यहां पर सीधा जंप देखने को मिला है। यहां पर जंप दो रीजन की वजह से हो सकता है। पहले तो हम दो संभावनाएं चेक करते हैं। पहली संभावना ये है कि प्री फॉर्म महंगा क्यों हुआ। प्री फॉर्म बनाने किससे बनता है? सिलिका से बनता है। सिलिका ऐसी चीज नहीं है जो बहुत महंगा हो जाए, क्योंकि सिलिका का जो सोर्स है वो थोड़ा इजीली अवेलेबल है। दूसरा एक चीज है जर्मेनियम। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जर्मेनियम महंगा हो गया हो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में, और उसकी वजह से ये प्री फॉर्म महंगा हुआ हो, पहली संभावना। दूसरी संभावना ये है कि प्री फॉर्म का प्राइस बढ़ना, प्राइस हमेशा ही इसलिए नहीं बढ़ता कि रॉ मटेरियल के प्राइस महंगे हो गए, उसकी वजह से तो बढ़ेगा ही, पर एक और रीजन होता है कि एंड साइड से, क्लाइंट की साइड से डिमांड बढ़ गई। हो सकता है कि मुझे इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे प्री फॉर्म के, और मेरे पास प्री फॉर्म बनाने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी हो सकता है कि उतनी ही है, और डिमांड बहुत है एंड साइड से, तो मैं एक रात में नई कैपेसिटी नहीं लगा पाऊंगा, पर डिमांड तो है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं मेरी ही प्रोडक्ट को महंगा सेल करूंगा, क्योंकि मुझे बायर तो मिल रहे हैं, मैं महंगा सेल करूंगा फिर भी बायर मिल रहे हैं। तो इसके चलते क्या हुआ, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर दो संभावनाएं नजर आ रही है। पहली संभावना कि जर्मेनियम के प्राइस हो सकता है कि बढ़ गए हो, और दूसरी प्राइस ये है डिमांड बढ़ गई हो। जब भी एनालिसिस किया इंटरनेट के कुछ सोर्स को यूज करके, तो यहाँ पर एक बड़ा कंक्लूजन ये नजर आया कि ये जो भी ग्रोथ आया था प्री फॉर्म में, वो डिमांड की वजह से आया है नवंबर 2025 के बाद। और थोड़ा कोरिलेशन आप अगर इसके चार्ट के साथ हम लगाए, थोड़ा कोरिलेशन, एवरी टाइम ये कोरिलेशन 100% ट्रू नहीं होता है, पर अप्रोक्स इसका चार्ट का टर्न अराउंड, और वो कहां पर हुआ था? जनवरी 2026 के बाद हुआ था स्टरलाइट का। तो यहाँ पर एक थोड़ा कोरिलेशन नजर आता है कि डिमांड बढ़ना चालू हुई थी, एक एंटिसिपेशन आया था कि आने वाले टाइम में और डिमांड बढ़ेगी। प्री फॉर्म का प्राइस 6 गुना हो गया है आज की डेट में देखे तो। आज अगर किसी कंपनी को प्री फॉर्म खरीदना है तो बहुत महंगा मिलेगा, तो उसका मतलब कि अगर स्टरलाइट जो है वो महंगा प्री फॉर्म खरीदती है और कस्टमर को उतने ही दाम पर बेचती है जो पहले बेचती थी, स्टरलाइट के मार्जिन जो है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत बुरी बात है, स्टरलाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपने कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा प्राइसिंग। आज अगर प्री फॉर्म का प्राइस 10 से 60 हो गया, तो अकॉर्डिंगली एंड प्रोडक्ट फाइबर ऑप्टिक का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर्स ज्यादा प्राइस के साथ खरीदेंगे, और अगर ज्यादा प्राइस के साथ भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं कस्टमर की साइड से, तो वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं फाइबर ऑप्टिक की डिमांड ही बढ़ी है। ये अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिमांड है, इसमें डेटा सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है।